हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्विस बैंक की रिपोर्ट आई है उस पे आज हम लोग इस वीडियो पे पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे अकाउंट खोला जाता है, वहाँ क्या होता है, जो स्विट्ज़रलैंड की बैंक है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैंक है या किस नियम के तहत वहाँ गोपनीयता रखा जाता है। ये सब हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जो भारत के द्वारा बनाए गए कानून है फेमा ये सब चीज़ों को आज हम लोग शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अभी हाल ही में जो स्विट्ज़रलैंड की नेशनल बैंक है वहाँ पे क्या हुआ है कि एक सालाना रिपोर्ट जारी होता है। तो इस बार भी 2020 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें स्विस बैंकों में कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं या फिर संस्थान है या फिर कंपनी है उन लोगों का जो जमा धन है वह बढ़कर अभी कितना हो गया है 20,700 करोड़ रुपए, मतलब लगभग कि 2.55 अरब स्विस फ्रैंक। तो जो स्विस फ्रैंक है वो स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है जिसे स्विस फ्रैंक कहा जाता है। तो 2.55 अरब स्विस फ्रैंक बोलिए या फिर 20,700 करोड़ रुपए जो कि भारत की ओर से जमा हुआ है, उसमें उन्होंने नागरिक संस्थाएं कंपनी ये सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो ये जो 20,700 करोड़ रुपए के साथ भारत का जो रैंकिंग अगर देखेंगे हम लोग तो 51 नंबर पे भारत का रैंकिंग आता है। और इसमें अगर हम लोग पहले नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो 377 अरब स्विस फ्रैंक है, उसके साथ पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका और 51 नंबर पे आता है, 51 नंबर पे आता है वो आता है भारत। इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे बातें उठ रही है। इससे पहले भी जैसे भारत की सरकार द्वारा काला धन की बात किया जा रहा था जो स्विस बैंकों में जमा थी, तो लोग ये आस लगा रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह काला धन ही है, ऐसे करके बहुत सारी मतलब अलग अलग चर्चाएं उठ रही। तो हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे कि उन चर्चाओं पर क्या जवाब दिया स्विस बैंक की रिपोर्ट के बाद वहाँ के प्रबंधन ने क्या जवाब दिया है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो स्विस बैंक है उन्होंने बताया है कि जो कस्टमर डिपॉजिट के तौर पे जो जमा है वह है 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ रुपए केवल कस्टमर डिपॉजिट है। उसके बाद बता रहा है कि 3,100 करोड़ रुपए, 3,100 करोड़ जो है दूसरे बैंकों के जरिए यहाँ जमा हुए हैं। साथ में ट्रस्ट के जरिए अगर हम लोग देखें तो 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट के जरिए यहाँ जमा किए गए हैं। उसके बाद जो बोला जाता है बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी या फिर अन्य जो विकल्प होते हैं उसके माध्यम से 13,500 करोड़ रुपए यहाँ जमा किए गए हैं। और ये 2020 तक का जो है वह है 20,700 करोड़ रुपए, मतलब 2.55 अरब स्विस फ्रैंक। ये जो डाटा है इसका जो सोर्स है वो स्विस जो नेशनल बैंक है उसके द्वारा यहाँ बताया गया है रुपए में कि 20,700 करोड़ रुपए के करीब यहाँ जमा किए गए हैं स्विस बैंकों में। तो इसीलिए लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये भ्रष्टाचार का पैसा तो नहीं या फिर ये काला बाजारी वाला पैसा तो नहीं, ऐसे करके मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इससे लेकर। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो यह स्विस बैंक है, ये स्विस बैंक तो बहुत सारे बैंक हैं। वहाँ अगर देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड में 400-500 से भी ज़्यादा बैंक है। लेकिन जो वहाँ अगर बोला जाए कि एक प्रमुख वित्त कंपनी के रूप में अगर देखा जाता है विश्व भर में जो कि तीसरे चौथे नंबर पे भी आता है तो वो कौन सा है, यूबीएस मतलब यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ये आता है पूरे विश्व में भी तीसरे चौथे नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है। और साथ में एक चीज़ और वहाँ देखा जाता है कि जो क्रेडिट स्विस है और साथ में यूबीएस, ये दोनों वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग मतलब जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सब जो बैंकें हैं वो सब बैंकों पे जैसे लोगों को विश्वास है उसी तरह यहाँ यूबीएस या फिर क्रेडिट स्विस ये सब जो बैंक हैं इन बैंकों पे ज़्यादा लोग विश्वास करके पैसा जमा करते हैं क्योंकि यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड की जो बैंक है उन लोगों को
सरकार के द्वारा भी बहुत सारे स्वायत्त अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने चीज़ों को गोपनीय रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब यहाँ पैसा आए, जमा हो और बहुत सारे चीज़ों में लगते हैं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बहुत सारे चीज़ों में, डेवलपमेंट में ये सब बैंकों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर यहाँ पे कोई अकाउंट अपना खोलता है तो उसके लिए भी बहुत सारे नियम, कायदा, कानून है, क्योंकि हर चीज़ों को गोपनीय भी रखना है। लेकिन बैंकों को भी पता होना चाहिए कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डकैती डाल डाल के पूरा यहाँ जमा करते जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी यहाँ जानकारियों को भी लेता है लेकिन दूसरे को नहीं देता। ये भी बात है कि वो दूसरे को नहीं देता, अपने पास हर जानकारियों को रखता है, उसके बाद अकाउंट खोलता है। और लगभग अगर इसमें हम लोग देखें तो जो 20,000 रुपये इंडियन रुपीज़ के अनुसार 20,000 रुपये साल का मेंटेनेंस चार्ज इन बैंकों के द्वारा लिया जाता है। और जो ये यूबीएस बैंक है, ये यूबीएस बैंक की जो स्थापना की अगर बात करें तो 1998 के करीब में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो स्विट्ज़रलैंड के मतलब इसका मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख शहर में है, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख शहर है। और इन लोगों की आय देखा गया है कि 36.03 बिलियन यूएसडी है 2020 तक। और कर्मचारी भी इन बैंकों में बहुत ही ज़्यादा है, 71,551 के करीब कर्मचारियों की संख्या भी इन लोगों के द्वारा बताई गई है। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अकाउंट ओपनिंग। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि 18 प्लस मतलब कि 18 प्लस जो एज है उसके बाद आप अकाउंट खोल सकते हैं। कितने भी पैसे रहें उससे दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जैसे यहाँ अकाउंट खुलता है खुल सकता है अकाउंट। लेकिन वहाँ पे मतलब एक तरीके से देखिए तो एक प्राइवेट, एक सेविंग और एक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मतलब एक प्राइवेट हो गया, एक सेविंग अकाउंट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। ये तीनों अकाउंट आप यहाँ खोल सकते हैं स्विस बैंक में। और अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ बात की गई है कि 18 प्लस जिसका एज रहेगा वही इस बैंक में खाता खोल सकता है। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, अगर हम लोग देखें तो मुख्य बिंदु यह है इसमें कि इस साल हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मतलब 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार बढ़त हुई है, तो वो इसीलिए ऐसा बताया गया है। बाकी पिछले वर्षों में हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी। 2011 की बात करें या फिर 2013 की बात करें, 2017 की बात करें तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ गिरावट हुई थी। और अगर बढ़ोतरी की बात करें कि आज तक क्या सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कब हुआ था? 2006 में। यहाँ 2006 में जमा हुआ था लगभग 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के करीब यहाँ जमा हुए थे। तो अकाउंट ओपनिंग में हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो अकाउंट ओपनिंग में सबसे पहले हम लोग एक माध्यम कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम कहने का मतलब है कि ऑनलाइन माध्यम से भी आप यहाँ अकाउंट अपना खोल सकते हैं स्विस बैंक में। आप ऑनलाइन के जरिए कर सकते हैं, जैसे ईमेल हो गया या फिर और भी बहुत सारे ऐसे साइट हैं जिसके माध्यम से बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं स्विस बैंक में, तो वहाँ से खोल सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि जो ये बैंक के रिकॉर्ड हैं, बैंक के रिकॉर्ड में कौन से डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें पासपोर्ट आ जाएगा, एक या तो फिर किसी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है, या तो प्रोफेशनल जो लाइसेंस होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें ज़रूरी बताई गई है। मतलब कि हर चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स को भी बिल्कुल से एकदम ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ही अकाउंट खोला जाता है, ऑनलाइन भी आप अगर खोल रहे हैं तो। और जैसे आप ईमेल के माध्यम से उन लोग फिर जैसे आप मतलब प्रोसेस कर दिए, फिर ईमेल के माध्यम से उन लोग आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, हर चीज़ों को मांगेंगे, और उन लोगों के द्वारा जो बैठे हुए कर्मचारी हैं वो कर्मचारी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और पूरे डाटा को फुलफिल करने के बाद आपको बताएंगे कि आप अकाउंट आपका खुल चुका है। उसमें हर चीज़ों को आपका इंटर कर देंगे, और फिर आप चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और खासकर अगर डायरेक्ट कैश विड्रॉल करने में ज़्यादा प्राइवेसी होता है, या फिर ट्रैवलर चेक होता है, उसके माध्यम से भी आप रकम को निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रैवलर चेक है, इसमें क्या होता है कि चेक की जो रकम के हिसाब से बैंक 1% कमीशन देना होता है बैंक के पास।
तो इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इसमें किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उतना ज़्यादा प्राइवेसी नहीं होता, इसलिए बैंक वाले ये कहते हैं कि अगर डायरेक्ट आप कैश विड्रॉल कर रहे हो तो उससे प्राइवेसी आपका बने रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा माध्यम है वह है फेस टू फेस। फेस टू फेस में भी होता क्या है कि इसमें भी जानकारियाँ मांगी जाएगी, हर चीज़ों का जानकारी आपका लिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको बैंक में जाकर वहाँ फॉर्म फिलअप करके और अकाउंट खोलने होंगे। उसका रीज़न यह है कि जो ये फेस टू फेस अकाउंट होता है वो फेस टू फेस अकाउंट नंबर अकाउंट के लिए होता है। वहाँ आपका नाम का अता पता कुछ भी नहीं रहेगा किसी को भी, बस बैंक के कुछ खास जो बड़े लेवल पे होंगे उन लोगों को पता होगा, बाकी उसके अलावा जितने भी कर्मचारी या फिर कोई भी है उन लोगों को वो सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। बस एक नंबर आईडी दिया जाएगा, बस उस नंबर आईडी के अनुसार ही एक इंसान से दूसरे इंसान को वहाँ जाना जाएगा, तब जाकर वहाँ अकाउंट खुलेंगे। अकाउंट खुलने के लिए इसमें क्या है कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, या फिर जो स्विस फ्रैंक है वहाँ की मुद्रा, ये सब के माध्यम से ही वहाँ मुद्रा को स्वीकार किया जाता है। तो मतलब यहाँ का अगर रुपीज़ है तो उसको वहाँ कन्वर्ट करा के फिर उसके बाद वहाँ जमा कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है, मतलब कि बैंक किसी को भी यहाँ का एक भी डाटा लीक करने नहीं देता। अगर कर्मचारी एक भी डाटा लीक कर दिया तो कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान यहाँ किया गया है, जिस कारण से यहाँ की एक भी डाटा लीक नहीं होती है। अगर बैंक की जो बात करें हम लोग सीक्रेट या फिर मतलब बात किया जाए प्राइवेसी की, तो अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसा है कि जो वहाँ का बैंक अधिनियम की धारा 47 है, ध्यान दीजिएगा, जो धारा 47 है उसके तहत इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं कि मतलब कोई भी वहाँ के खुले हुए अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं ले सकता। यहाँ तक कि अगर कोई देश भी चाहे तो वो देश पहले वहाँ के लिए लिखित तौर पे एक आवेदन देगा, उन लोग हर चीज़ों की जांच करेंगे कि कैसे है क्या हुआ, उसके बाद फिर उस नाम के जरिए फिर उन लोग निकालेंगे। उसमें भी वहाँ की सरकार अगर मान्यता देती है कि हाँ आप जो भी डाटा है उसको वहाँ दे सकते हो या उन देश को प्रोवाइड कर सकते हो, तब जाकर इन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। वो चाहे किसी भी तरीके का पैसा है उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस ये पता है कि उन लोग को अपने जो ग्राहक हैं उन लोग की प्राइवेसी का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसे जमा किए जाते हैं। जैसे अभी ब्रिटेन पहले नंबर पे है तो 377 अरब स्विस फ्रैंक, समझ रहे कितना ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा लोग यहाँ जमा कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ कुछ खास बात होगा तभी तो जमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि चलो अगर स्विट्ज़रलैंड में है तो नहीं निकाल सकते, अगर लेकिन स्विट्ज़रलैंड का अगर कहीं मतलब ब्रांच खुला हुआ है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो या दुनिया के किसी भी कोने में, तो क्या उस ब्रांच से जाके वहाँ जो खाता खोलेगा उसका निकाल सकते हैं? तो हाँ, वहाँ पास वहाँ की सरकार का रूल चलेगा, वहाँ का जो बैंक अधिनियम है वो सब चीज़ों का वहाँ रूल चलेगा, तो उससे निकाल भी सकते हैं, चाहे किसी का भी डाटा हो, वो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ स्विस बैंकों की बात करें तो ये प्राइवेसी के लिए ही फेमस है, समझ लीजिए आप, और इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इन बैंकों में इतने पैसे जमा होते हैं, इन्वेस्टमेंट का हो गया या सेविंग हो गया, तो उन पैसों से वो इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे देशों को ब्याज पे देना, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड भी आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो फेमा है और आरबीआई है, ये जो फेमा और आरबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं, यह कहता है कि अगर जिस भी भारतीय का विदेशी बैंक में अगर खाता है तो उसमें क्या होता है कि साल भर में केवल 1.25 लाख डॉलर, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि 1.25 लाख डॉलर तक ही जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कंपनियों के खातों पर फेमा लागू होता है
तो ऐसे खाते में लेन देन को लेकर प्रवासी भारतीयों को छूट मिलती, मतलब जो एनआरआई होते हैं उन लोगों को इसमें छूट दी जाती है। तो ये जो रिजर्व बैंक के नियम है तो वही मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नियम भी चलते हैं। तो लोग क्या है छुपा रुस्तम से इसीलिए जाकर स्विस में पैसे जमा करते हैं, क्योंकि 1.25 लाख डॉलर तक ही यहाँ के माध्यम से जमा किया जा सकता है, वो भी साल का लिमिट है फेमा के तहत। और ये जो फेमा है यह बहुत ही मतलब मजबूत वाला कानून है जो कि हर चीज़ों की देख रेख करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जब ये रिपोर्ट आया तो ये रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि जो भारत सरकार है या भारत में बहुत सारी बातें होने लगी। तो भारत सरकार के अधिकारियों के द्वारा वहाँ बात किया गया, जो स्विस बैंक के अधिकारी है, और उन लोग से बात करके क्लियर किया गया कि क्या ये सब जो अकाउंट हैं ये सब किस तरह के अकाउंट हैं, क्या ये काला बाजारी से रिलेटेड हैं या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं, ऐसे करके हर चीज़ों को पूछा गया। तो वहाँ से डायरेक्टली एक ऑफिशियल तौर पे उन लोगों ने ये डाटा दिया कि मतलब ये सब जो है वो लोगों के पैसे हैं, बैंकों के पैसे हैं, कुछ ट्रस्ट के पैसे हैं, मतलब अलग अलग उनके पैसे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ब्लैक मनी वाले पैसे हैं या ब्लैक मनी खाते में इतने पैसे आए हैं, ये सब चीज़ों की ये रिपोर्ट पुष्टि नहीं करता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से कमाए हुए पैसे हों। लेकिन हम यह नहीं कह सकते, हम ये जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट यह नहीं करता, ये रिपोर्ट यह पुष्टि नहीं करता कि यह एक ब्लैक मनी वाले पैसे हैं। ऐसे करके जो स्विस बैंक के बड़े प्रबंधन अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा ऑफिशियली नोटिस दिया गया, ऑफिशियली जवाब ये चीज़ों का दिया गया, चाहे ताकि जो गलत फहमी है वो ना हो सके। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है स्विस बैंक की वो हर साल इन लोगों के द्वारा निकाला जाता है और हर साल एक तरीके से उन लोग एनालिसिस भी करते हैं और साथ में एक तरीके से बोलेंगे तो दुनिया के सामने अपना एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पैसा जमा करें और उन बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो यही था जो मुद्दा था, जो लोगों के बीच अफवाह का मुद्दा बना हुआ था। एक बोला जाता है ना कि एक मुंह से दूसरे मुंह तक बात पहुंचती है तो हल्का हल्का चेंज होते जाती है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।